देखिए आपका संविधान में जो पढ़ाया जा रहा था, आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा था जो 2016 आपका जे में मेंस में भी आ चुका है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। वह क्वेश्चन ये था, आपका पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जहाँ से ये दर्शित होता है या जहाँ से इंडिकेशन मिलता है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, यानी कि स्वाधीन है। इसी क्वेश्चन को हम उठाए थे और भूमिका बांधे थे कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, यानी कि न्यायपालिका पर आपका कार्यपालिका और विधायिका का दबाव न हो, यानी कि प्रेशर न हो। और भारत में आपका बिखरे हुए प्रावधान है जहाँ जहाँ से ये दर्शित होता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय और भारत का उच्च न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्ष भी है, स्वाधीन भी है, बिना दबाव के कार्य करता है, बिना भय के कार्य करता है और निडरता से कार्य करता है। ये आपका उन प्रावधानों को एक एक करके हम शुरू किए थे। पहला हम बताए थे न्यायाधीशों की नियुक्ति और कैसे वर्तमान में नियुक्ति होती है, तो एक्चुअल पावर किस में है, कोलिजियम बताए थे। और कोलिजियम कहाँ बनती है, चयन मंडल कहाँ बनता है, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करना है तो चयन मंडल कितने का बनेगा, 1+4 का। और हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करना है तो 1+2। एक और चयन मंडल जान लीजिए आपका, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, यानी कि पूरा जो कोलिजियम का सिस्टम है वह अब एक बार पुनः पूरा हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आगे आपका हाई कोर्ट में भी काम करेगा। तो आपका पूरा हम बता दे रहे हैं, फिर से एक बार देखिए। ये जो चयन समिति या चयन मंडल या चयन समूह, इंग्लिश में कोलिजियम कहा जाता है, ये बनती कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं। ये नहीं कि हाई कोर्ट मार दीजिए। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर उन नामों को तय करेंगे कि किन्हें उच्चतम न्यायालय का जज बनाया जाए, और ये लिस्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति उन लोगों को ही सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाएगा। अगर हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज कोलिजियम बनेगी 1+2 से बनेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। तो आपका हाई कोर्ट की नियुक्ति के लिए कोलिजियम जो बनेगी 1+2, 1 यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, और 2 मतलब ये हुआ कि अन्य उच्चतम न्यायालय के अन्य 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। एक और आपका मैंने पढ़ाना था, वह कल नहीं पढ़ाया गया था, ये आज बता देते हैं। अगर किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक ट्रांसफर करना है तो ये सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर ही होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो कोलिजियम बनेगी 1+4 की, यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, टोटल 5 लोग मिलकर ये निर्णय करेंगे, डिसाइड करेंगे कि किस जज को हाई कोर्ट के दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जाए। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट किसी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र करना है तो राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर देते। ट्रांसफ़र के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट किससे सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति से। तो जो सुप्रीम कोर्ट सिफारिश करेगा तो कितने जज मिलकर सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश करेंगे, 5। ये तीनों कोलिजियम याद रखिए। और जजों की नियुक्ति
का जो एक्चुअल पावर है फिर बता दिया जाए, इसी कोलिजियम में है। दूसरा देखिए, मैं बताया था वेतन भत्ता, ये भी डिटेल में चला था। यहाँ से भी स्वतंत्रता निश्चित होती है कि किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के वेतन भत्तों में जब तक वह पद पर है कमी नहीं की जा सकती, अनुच्छेद 125 में दिया गया है। और वेतन भत्ता आम धन, आम राशि, आम फंड पर निर्भर नहीं करता। वेतन भत्ता सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस पर भारित होता है, कहाँ से मिलता है, तो भारत की संचित नीति। और उच्च न्यायालयों का वेतन भत्ता, तो वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से। और पेंशन कहाँ से बताई गई थी, भारत, भारत की संचित निधि, याद करके जाइए। एक ऐसा आपका प्रावधान है जहाँ की जजों के भी वेतन भत्ते में कमी की जा सकती है, जब भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात क्या हो, लागू। वित्तीय आपात अब तक कितनी बार लागू किया गया है, एक बार भी नहीं, ये आपको बताया गया था। अगला देखिए, अगला आपका बताया गया था हटाने की प्रक्रिया, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिमूव करने की प्रक्रिया आसान नहीं है, कठिन बनाई गई है। और आगे वह प्रक्रिया डिटेल में बताई जाएगी। फिर अगला देखिए आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर, कल हम बताए थे कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में अनुच्छेद 310 का सिद्धांत आकर्षित नहीं होता, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर यानी कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, यानी कि इच्छा का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। फिर एक बार समझ लीजिए, एक मिनट। जितने 310 के अनुसार, अनुच्छेद 310 के अनुसार संघ के जितने लोक सेवक हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और राज्य के जितने लोक सेवक हैं वह राज्यपाल के। लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, यानी कि उनको राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट हटाया नहीं जा सकता। तो हटाने की कल प्रक्रिया हमने डिटेल में क्या किया था, बताया था। आगे डिटेल में और उसको विस्तृत करेंगे। अगला हम बता रहे थे कि अगर निर्णय देने में कोई गलती हो गई तो ऐसी दशा में क्या न्यायाधीश के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जाएगा कि नहीं, सामान्यतः नहीं चलाया जाएगा। जैसे सीपीसी में भी हमसे पढ़ाते समय एक पॉइंट गलत हो गया था तो उसको तुरंत क्या किया, लोग इशारा किए तो सुधारा गया। तो भाई 1% गलती का चांस हमेशा रहता है। तो अगर आपको लगे कि सर गलत बता रहे हैं तो आप एक बार इशारा करिए, उसको फिर से बेरेक्ट में देखकर बताया जाएगा, हो सकता है गलती। इसके बाद हमने बताया था आपका, कह सकते हैं कि आपका गलती में कुछ कानून भी बताए गए थे, कुछ अनुच्छेद भी बताए गए थे। अब इसको देखिए, अगर न्यायाधीश के को निर्णय देने में सद्भावना पूर्वक कोई गलती हो गई तो न्यायाधीश को प्रोटेक्ट किया गया है। और एक कानून अंग्रेज बनाकर चले गए जो आज भी भारत में लागू है, न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850। और उसमें न्यायाधीशों को क्या दिया गया है, संरक्षण। दूसरा आईपीसी हमने कोरिलेट किया था कि अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट है, कोई निर्णय सुनाता है, दंड देता है और सद्भावना पूर्वक वह उससे गलती होती है तो ऐसी दशा में वह बचाव का हकदार होगा। यानी कि अगर मुकदमा उसके खिलाफ होता है गलती के लिए तो वह आईपीसी की 21 धारा के तहत बचाव मिल जाएगा, 77। और अगर जल्लाद उस गलत निर्णय को लागू ही करा देता है तो जल्लाद भी बचाव का हकदार होगा,
आपका किस धारा में? 70 है। दो धाराएं जरूर याद रखिए। अगला देखा जाए, न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में चर्चा का न किया जाना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका संसद को और राज्य विधानमंडल को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि संसद को और राज्य के विधानमंडल को इस बात पर रोक लगा दी गई है दोनों को कि आप चर्चा करिए, लेकिन संसद के अंदर किसी न्यायाधीश के कंडक्ट के बारे में कोई चर्चा न करिए। फिर एक बार याद रखिए, यानी कि किसी न्यायाधीश ने कैसा निर्णय सुनाया या उसका आचरण कैसा है, इस बारे में संसद में और राज्य विधानमंडल में बहस करने पर रोक लगा दी गई है और अनुच्छेद 121 के तहत यह रोक लगाई गई है। यानी कि आप संसद में बहस आचरण के बारे में जज के नहीं कर सकते, लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसका एक अपवाद है। और एक अपवाद आपका कहाँ दिया गया है, वह आपका ये है कि उसके जज के आचरण के बारे में कोर्ट आपका संसद में बहस हो सकती है जब उस जज को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। एक बार टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है कि कब संसद किसी जज के कंडक्ट या आचरण पर चर्चा कर सकती है, सदन में बहस कर सकती है। तो एक लाइन जवाब रखिएगा कि जब उस जज को हटाने का प्रस्ताव कहाँ विचाराधीन हो, आपका संसद। तो कैसे हटाया जाएगा, पूरी प्रक्रिया बताई गई। अगला देखिए, आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता यहाँ से भी दर्शित होती हैं कि न्यायपालिका को भारत के किसी भी व्यक्ति को अपने कंटेम्प्ट के लिए, अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। अब अवमान को आपको देखना है कि अवमान होता क्या है और ये शक्ति कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है, आपको देखना है। इसके लिए 3 अनुच्छेद पढ़िएगा, एक 129, एक आपका 142 और तीसरा 251। 3 अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन अनुच्छेद? 129, 142, 215। इसके बाद एक कानून बना है, न्यायालय अवमान अधिनियम आपका 1971। सही है ना? ये द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बना है। उसमें आपका पूछा गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी एग्जाम में। इसमें अवमान को परिभाषित करते हुए 2 वर्ग में बांटा गया है, एक सिविल अवमान और एक क्रिमिनल यानी कि अपराध। और जो दंड है याद रखिए, 6 माह का कारावास या 2000 रुपया जुर्माना या दोनों। तो क्वेश्चन आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी पूछा गया था कि न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के तहत अवमानना के मामले में कितनी सजा दी जा सकती है? तो 6 माह का कारावास या 2000 रुपया जुर्माना या दोनों। ये याद करिए। अब देखिए क्रम से इसको देखा जाए। पहले इस कानून को देखना है, उसके बाद आपका 129, फिर 142 और फिर कौन सा आपका 215। बंटवारा कर दिया जाए। ये जो दोनों अनुच्छेद हम बताएंगे 129, 142, ये केवल उच्चतम न्यायालय के लिए होंगे और ये जो 215 बताएंगे ये किसके लिए होगा? हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। अब एकदम शुरुआती दौर से इसको देखिए भाई। न्यायालय की निष्पक्षता यहाँ से भी निकलती है कि न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति को अपने अवमान के लिए
सजा देने का अधिकार रखती है। अवमानना को परिभाषित तो किया गया है, लेकिन अवमानना क्या होती है परिभाषित करते हुए न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के द्वारा कंटेम्प्ट को, अवमानना को दो भागों में बांट दिया गया है, एक सिविल अवमानना और दूसरा क्रिमिनल या आपराधिक। अब दोनों समझिए भाई एक एक लाइन। जब कोई व्यक्ति न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को नहीं मानता है तो यह सिविल अवमानना होगी। यानी कि सिविल अवमानना का मतलब ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय कोई आदेश पारित किया, कोई रिट जारी किया, कोई आपका निर्णय दिया और भारत का कोई व्यक्ति है जो निर्णय का पालन नहीं कर रहा है, तो ये कौन सी अवमानना किया वह व्यक्ति? सिविल। एक उदाहरण बोरो बाबू का मामला देख सकते हैं। एक उदाहरण इस पर बताया जाए, बोरो बाबू का मामला देख सकते हैं। बोरो बाबू विधानसभा के अध्यक्ष थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस जारी किया, वह आए ही नहीं और मैंने फिर आपका तमाम तामझाम हुआ, तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये आदेशित किया कि आप बल का प्रयोग करके और अध्यक्ष साहब को गिरफ्तार करवा के और सुप्रीम कोर्ट क्या करिए, प्रस्तुत कराइए। अब राज्य से लेकर संघ तक अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे, तो विधायक विधायक समझाए होंगे, तो बोरो बाबू आ गए और आकर आपका कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग लिए और कहे कि हम आपके आदेश का पालन करेंगे और आदेश का पालन किए। बहुत लंबी कहानी है, उतना हमें नहीं जाना है क्योंकि हम स्वतंत्रता बता रहे हैं। आपका जब 129 पढ़ाया जाएगा वहाँ बोरो बाबू का मामला क्या किया जाएगा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार आपका कर्णन साहब का भी मामला देख सकते हैं, जो हाई कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को आदेशित किया कि इनको गिरफ्तार करके कहाँ लाइए, सुप्रीम कोर्ट, जेल भेजिए। तो पूरा 1000 पुलिस वाले उनके घर को घेर लिए और गिरफ्तार करके गए। लेकिन आपका साम्य का सिद्धांत भी मैं बताया था कि साम्य का सिद्धांत भी अब जोड़ते रहे भाई, पढ़ चुके हैं आप लोग कि साम्य की शरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। जैसे कि आजकल है कि किसी विभाग में जाइए तो स्वच्छ हाथ से जाइए, मैंने सैनिटाइजर क्या करिए बाहर रखा है लगा कर जाइए। लेकिन इसका अपवाद भी मैं बताया था कि अगर लोकहित का मामला है तो स्वच्छ हाथ से नहीं गए तब भी, और अगर आप गंदे हाथ से गए हैं और न्यायालय से क्या मांग लेते हैं, माफ़ी। जैसे राहुल गांधी ने माफ़ी मांग लिया सुप्रीम कोर्ट से, कर्णन ने मांग लिया, आपका बोरो बाबू ने मांग लिया, लेकिन प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने पर सुप्रीम कोर्ट गलती होने के बावजूद भी अवमानना के लिए क्षमा कर देता है, हाई कोर्ट भी। तो ये सिविल अवमानना हुई। क्रिमिनल देखिए, आपराधिक अवमानना तब कही जाती है जब आपने ऐसा कुछ बोला है, ऐसा कुछ कहा है, ऐसा कुछ पेपर में लिखा है, ऐसा कुछ किया है जिससे न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव पड़ता हो, न्यायालय की निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ता हो इत्यादि। यानी कि इसमें निर्णय का अपालन नहीं किया जाता, बोला जाता है, कुछ किया जाता है और जिससे न्यायाधीश पर या न्यायपालिका पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग न्यायपालिका को हे दृष्टि से क्या करते हैं, देखने लगते हैं। तो ये कौन सी अवमानना मानी जाएगी? आपराधिक। और इसके लिए ये आपराधिक, तो चाहे सिविल अवमानना हो या आपराधिक अवमानना हो, दोनों के लिए सजा समान है। तो कितनी सजा है? 6 माह का कारावास या 2000 रुपया या जुर्माना या दोनों। अब आइए बैक होइए भाई संविधान में। आपका
हाँ, अनुच्छेद 129 देखिए, पढ़ना भी आगे। अनुच्छेद 129 आपका जो प्रावधान करता है वह आपका करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ अभिलेख न्यायालय। अब पहला आपका जो जे में क्वेश्चन बना है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, तो भारत में कौन कौन से न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में अभिलेख न्यायालय में आते हैं, ये भी नया क्वेश्चन है। भारत में केवल दो न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, अभिलेख न्यायालय हैं। तो कौन कौन से न्यायालय हैं? एक उच्चतम न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय। रट कर जाइएगा, कौन सा न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है भारत में? दो। कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई। अब अनुच्छेद कवर करिए। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात स्पष्ट रूप से 129 में है। और हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात भी स्पष्ट रूप से किस अनुच्छेद में है? 215 215। अब अभिलेख न्यायालय का मतलब जे में पूछा गया था, एक तो अनुच्छेद याद रखना है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दो मतलब होता है। पहला मतलब ये है कि वह न्यायालय अपने कंटेम्प्ट के लिए, अपने अवमान के लिए किसी भी व्यक्ति को सजा देने, दंड देने का हक रखता है। फिर एक बार समझिए, अर्थात कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का पहला मतलब ये हुआ कि वह न्यायालय किसी व्यक्ति को अपने अवमान के लिए, अपनी बेइज्जती के लिए, आसान भाषा में कहिए, अपनी बेइज्जती के लिए सजा देने का क्या रखता है? अधिकार। और दूसरा जो है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले, निर्णय, अभी हम निर्णय बताए भी, लिखित में होंगे। याद रखिए, किस कैसे होंगे? संजो कर रखे जाएंगे। ये नहीं कि फेंक दिया जाएगा, क्या करके? संजो के रखे जाएंगे। और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जितने उसके नीचे के न्यायालय हैं, वे न्यायालय उस निर्णय का अनुसरण करेंगे, अंधभक्त जैसे अनुसरण करेंगे, अर्थात फॉलो करेंगे, अर्थात पालन करेंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उसको मानने के लिए क्या होंगे? बात। यानी कि उच्चतम न्यायालय जो फैसला दे देगा वह फैसला लिखित में होगा, संजो कर रखा जाएगा। और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट उस फैसले का अनुसरण करने के लिए क्या होंगे? बात। इसको कहते हैं लीगल भाषा में जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी कि पूर्व निर्णय, या उर्दू में कहते हैं नजीर, जो हमने सेकंड नियम बनाया। फिर आप याद रखिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट। और हिंदी में पूर्व निर्णय। और उर्दू में क्या कहते हैं? नजीर। यानी कि कहा जाता है कि ये लड़का नजीर बन गया, यानी कि ये लड़का इतनी लड़कियों का पीछा कर चुका है कि एक नजीर बन गया और जाकर रोज थाने में हाजिरी लगाता है स्टैकिंग के मामले में। तो नजीर इस पर भी लोग बनते हैं। भाई फिर एक बार सबको सलाह दी जाती है, सब नजीरें न बनिए। पढ़ने आए हैं, पढ़िए। आपका माने भाई, आपका ये सब यहाँ आज तक बर्दाश्त नहीं किया गया। चाहे जज का लड़का हो या डीएम का या सीएम का, तुरंत एक्शन लिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं। इतिहास एक दो लोग ऐसा किए, पीछा एक दो दिन, तुरंत कोचिंग से बाहर निकाला गया। उसके बाद तमाम अधिकारियों से फ़ोन करवाए, चाहे कोचिंग बंद हो जाए, न चले, लेकिन ये सब बर्दाश्त के बाहर है। मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, चाहे कितना ही खास हो या कितना हुआ खास हो, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो आगे देखा जब भाई आपका, फिर एक बार देखिए आपका, यानी कि दूसरा ये हुआ कि उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। एक को
तो आपका अवमान के लिए सजा देने का हक सुप्रीम कोर्ट को है 129 में, और हाई कोर्ट को है 215। एक उदाहरण हाई कोर्ट का दे दे। मान लीजिए हाई कोर्ट ने सचिव साहब को आदेशित किया कुछ, सचिव साहब ने आपका उस आदेश का पालन नहीं किया, तो हाई कोर्ट कंटेम्प्ट में उन्हें बुलाया कि क्यों ना आपको अवमानना के लिए दंडित किया जाए, आकर हाई कोर्ट में क्या करिए बताइए। डीएम साहब अकड़ कर आए तो हाई कोर्ट खड़े खड़े कहा कि जाइए नैनी जेल और 15-20 दिन वहां बिताइए, कैसे जेल में कैदी रहते हैं मच्छर के बीच, थोड़ा आप भी अनुभव लीजिए। तो डीएम ने कहा कि जेल में तो भगवान पैदा हुए थे, हम चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है, तो जाइए वहीं रहिए। तो खड़े खड़े कई डीएम सचिव को भेजा है हाई कोर्ट ने जेल। आपका किस अनुच्छेद के तहत? 215। ये स्वतंत्रता निष्पक्षता है कि आप पालन करिए, नहीं तो डरवा कर कहाँ भेजा जाएगा जेल। अब एक अनुच्छेद बचा है, देखिए इसको भाई। अनुच्छेद 100 जो 42 है, 140 जो 2 है आपका, ये सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट पावर है। पिछली बार यूपीजे में आया था, आनुषांगिक शक्ति है, अवशिष्ट शक्ति है, अंतर्निहित शक्ति है, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कर आएंगे? उपर्युक्त सभी। ये इनहेरेंट पावर है, समाहित शक्ति है। और जब आप बेयर एक्ट देखेंगे तो तमाम बातें लिखी गई हैं, उसमें एक शब्द जरूर खोजिएगा कि उच्चतम न्यायालय अवमान के लिए दंड दे सकता है, यानी कि अवमान के लिए सजा दे सकता है। ये भी आपका किस अनुच्छेद में पुनः बताया गया है? 142। तो यहाँ सुब्रत राय का मामला सबसे अच्छा है कि जब तक आप पैसा नहीं लौटाएंगे तब तक हम कहाँ भेजेंगे आपको? जेल। 1-1.5 साल रहे, कुछ पैसा लौटा रहे हैं, तब छोड़ा गया। तो यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये आया कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। ये इस बात से भी दर्शित होता है कि आपका न्यायालय अपने अवमान के लिए भारत के किसी भी व्यक्ति को सजा देने का हक रखता है, और वे प्रावधान हमने बताए। लास्ट में एक केस बताना है इसमें। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, यानी कि दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बना आपका गुजरात राज्य के केस में। आपका हुआ क्या था? तो दिल्ली न्यायिक सेवा संघ के वाद में आगे बताया जाएगा डिटेल में 129 में। आपका सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, दो एंगल से क्वेश्चन पूछा है मेंस में भी। मेंस में जो क्वेश्चन बना है कि न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लेख करिए। तो भाई संविधान में तो है नहीं, ये दिल्ली न्यायिक सेवा संघ के केस में दिया गया। तो जो 7-8 ले डाउन किए गए प्रिंसिपल गिरफ्तारी के बारे में आपका वहीं लिखना है। दूसरा आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह ये है कि उच्चतम न्यायालय अपने अवमान के लिए भी दंड दे सकता है और अपने अधीनस्थों के अवमान के लिए। अर्थात बिहार में ही देखिए, बिहार में पुलिस वाले गए और जज साहब को लतियाए, यानी कि लतियाए मैंने मारपीट किए, धमकी दिए कि रोज रोज हमारे साहब को बुला रहे हो, एसपी साहब को यहीं लतिया दूंगा, और पिस्टल सटा दिए निकाल कर कि क्या करूंगा, ऊपर पहुंचा देंगे कहे। अब इसमें देखिए, एक तो वह न्यायिक कार्य में बाधा डाले, दूसरा न्यायालय की अवमानना किए, और तीसरा जो क्रिमिनल मुकदमा चलेगा चलेगा ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया, हाई कोर्ट तो मांगा ही, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि ये सब क्या हो रहा है बिहार में। तो डीजीपी भी कांप गए, सब लोग अपना तुरंत तुरंत रिपोर्ट तैयार करके क्या किए, दिए, तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब पुलिस वाले ये कहेंगे कि एसपी साहब कहेंगे कि हम क्यों कहने जाएं, ये खुद ही गए थे, क्योंकि अपना गला वो क्या करेंगे भाई, बैठ कर समझाए होंगे कि जाओ और 2-4 तबड़ाक मार कर आ जाना।
और जब गला फंस गया, देखे कि नौकरी जाएगी, तो हाथ खाली, यानी कि हमने कुछ नहीं कहा सर, ये खुद ही चले गए थे। तो यही होगा अंत में, एसपी साहब के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हुई है। अब पुलिस वाले नप गए क्या, नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाएंगे, पेंशन वेंशन अब कुछ नहीं मिलेगी। अगला देखिए भाई आपका, अब अगला जो स्वतंत्रता और आपका स्वाधीनता और निष्पक्षता है, अगला पॉइंट देखा जाए, वो ये है कि संसद आपका सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम नहीं कर सकती, बढ़ा भले सकती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि संसद को ये शक्ति प्राप्त नहीं है कि संसद आपका संविधान में संशोधन करके या कानून बनाकर जो सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान शक्तियां हैं उसको कम कर सके। ये पावर पार्लियामेंट को नहीं है, दिमाग में बैठा रहिए। यानी कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को कम करने का अधिकार आपका विधायिका यानी कि संसद को प्राप्त नहीं। अर्थात इसका मतलब ये भी जे में आ चुका है क्वेश्चन कि संसद संविधान संशोधन द्वारा क्या नहीं कर सकती, तो उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को कम कर सकती है, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को बढ़ा सकती है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा, आपका क्या नहीं कर सकती, तो कम कर सकती है कि नहीं, नहीं। यहाँ से भी स्वाधीनता निकलती है सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट मजबूत है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और इसकी शक्तियों पर आघात नहीं किया जा सकता। कहीं भी अगर मिले तो हमें बताइएगा, अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले कि संसद सुप्रीम कोर्ट के पर काट सकती है तो एक बार जरूर बताइए, संभव नहीं है। तुरंत सुप्रीम कोर्ट उस प्रावधान को क्या कर देगा, अवैध। अगला देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात आपका अभिवचन पर रोक लगाई गई है, यानी कि आपका प्लीडिंग पर रोक लगाई गई है। यानी कि जब, अब यहाँ आपका थोड़ा डिटेल में देखिए, आपका अनुच्छेद 124 का आपका क्लास 7 हम बता रहे हैं, देख सकते हैं बैरक में भाई। यहाँ से थोड़ा आपको हल्का सा और डिटेल में करना पड़ेगा। देखिए आपका यहाँ भी थोड़ा आलोचना भी करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर पहले उच्चतम न्यायालय से देखा जाए, यदि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो वह भारत में किसी भी न्यायालय में प्लीडिंग का काम, अभिवचन का काम अर्थात वकील का काम नहीं कर सकता। फिर एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, वह रिटायर हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद वह किसी भी न्यायालय में प्लीडिंग या अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकता है कि नहीं, नहीं कर सकता। ये स्पष्ट रूप से हमारा संविधान रोकता है। और अनुच्छेद 124 का कौन सा क्लाज रोकता है, 7। तो कहाँ आपका प्लीडिंग कर सकता है, तो जाकर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, या जाकर विदेश में वकालत करे। लेकिन भारत में वकालत करने का हक उसे छीन लिया गया है, क्योंकि निष्पक्षता से निर्णय दीजिए। ये न हो कि कल आप पक्षपाती बनिए और कल जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील का काम करिए रिटायर के बाद, ये संभव नहीं। दूसरा आपका हाई कोर्ट का देखा जाए, जहाँ तक उच्च न्यायालय की बात है, उच्च न्यायालय के जजों के बारे में भी यही प्रावधान है, लेकिन थोड़ा बहुत छूट है। देखिए आपका, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिन राज्यों में आपका न्यायाधीश रहा है, उन राज्यों में सेवानिवृत्ति के बाद अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि कोई हाई कोर्ट का जज था, पटना हाई कोर्ट में रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद रिटायर हो गया, तो बताइए
कहाँ वह वकील का काम नहीं कर सकता, केवल दो राज्य में, कहाँ कहाँ, पट आपका बिहार में और कहाँ यूपी में। तो कहाँ कर सकता, जाकर एमपी में करे, झारखंड में करे, सुप्रीम कोर्ट में करे, पाकिस्तान में करे, जाकर कुलभूषण जाधव को बचाए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में करे, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में, ये कर सकता है। यानी कि आपका दायरा सीमित हो गया कि कहाँ नहीं कर सकता। बस एक लाइन याद रखे, जिन राज्यों के उच्च न्यायालयों में वह न्यायाधीश रह चुका है, उन राज्यों में वह अभिवचन या अधिवक्ता या वकील के रूप में बहस नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। ये आपका यहाँ से भी न्यायपालिका की क्या निकलती है, स्वतंत्रता और निष्पक्षता। अगला देखिए भाई आपका, यानी कि आगे बढ़ा जाए, आपका ये प्रावधान आया कि सेवानिवृत्त के बाद। अगला देखिए आपका अगला आपका देखा जाएगा राष्ट्रपति शासन के दौरान। आइए राष्ट्रपति शासन पहले देखा जाए, आपका अनुच्छेद 356, और इसी में हमें बताना है 357, और इसी में किसको ऐड कर देना है, हाई। अभी बिहार में पूछा भी गया था आपका 356 से, बिहार में आपका क्वेश्चन आया थी भाई। देखिए आपका, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए, यदि राष्ट्रपति को यह बिलीव हो जाए, बिलीव मतलब विश्वास हो जाए, क्या विश्वास हो जाए कि किसी राज्य में जो सरकार चलाई जा रही है वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही। यानी कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों का बार बार क्या कर रहे हैं, उल्लंघन। तो अब आइए, जो बिहार ने क्वेश्चन बनाया, ये जो राष्ट्रपति को विश्वास हो जाता है, ये किसकी रिपोर्ट पर होता है, कौन रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति को, तो बताइए कौन भेजता है। तो राज्यपाल केंद्र का, माने संघ संघ का राज्य में एजेंट माना जाता है, जिससे सबसे इस समय खतरनाक स्थिति पश्चिम बंगाल में है, और आपका दोनों में पट नहीं रहा है। 36 का आंकड़ा, ममता बनर्जी कुछ और बोलती हैं, धनखड़ कुछ और बोलते हैं। अब तो आपका ट्विटर और फेसबुक पर ही ब्लॉक करने का कार्य शुरू हो गया है कि राज्यपाल को ही ब्लॉक कर दिए ममता बनर्जी। राज्यपाल फाइल पर साइन ही नहीं कर रहा है, यानी कि फाइल वैसे लटकाए पड़े हैं और साइन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सपोर्ट कर रहा है। तो आगे देखिए, या तो अब यहीं किसकी रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राज्यपाल की, या एक और शब्द है अन्यथा, इसको पकड़िए। यानी कि जब राष्ट्रपति को गवर्नर की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं किया जा रहा है, तो वह अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो अन्यथा शब्द ही पकड़ना है। अन्यथा मतलब अदरवाइज, अदरवाइज मतलब किसी अन्य प्रकार से, यानी कि इसलिए अन्यथा शब्द रखा गया कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल साठ गांठ कर लें, एक में मिल जाएं और मनमाना कार्य सीएम करे और गवर्नर राष्ट्रपति को रिपोर्ट ही न दे। तो अन्यथा का मतलब कि भारत के राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार से ये जानकारी मिल जाए कि राज्य में शासन संविधान का उल्लंघन करके चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, केवल राज्यपाल की रिपोर्ट पर नहीं। एक शब्द पकड़े रहिए, कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका बिहार में इसी बार आया था। अब आइए, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके तमाम प्रभाव होते हैं, और एक ही प्रभाव हमें, चूंकि स्वतंत्रता पर हम चल रहे हैं, तो एक प्रभाव देखा जाए 357, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है
वह राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। यानी कि संघ अपने अनुसार, राष्ट्रपति माने संघ अपने अनुसार वहाँ का शासन चलाता है। सब कुछ जिम्मेदारी किसकी हो गई? संघ। अब यहाँ हाई कोर्ट में आना है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो क्या राष्ट्रपति को अधिकार है कि उच्च न्यायालय की शक्ति को भी कम कर सके? नहीं। फिर याद रखिए, यानी कि अनुच्छेद 357 स्पष्ट रूप से बता देता है कि भले किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया हो, लेकिन ये जो उच्च न्यायालय का पावर है, इस राष्ट्रपति शासन का उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अतः उच्च न्यायालय राष्ट्रपति शासन में भी पूरी तरह पहले जैसे काम करता रहेगा, उसकी शक्तियों को कतरा नहीं जा सकता। अगला देखिए भाई, आपका कह सकते हैं कि अगला आप देख सकते हैं जो मुख आपका है कि आपात के दौरान, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत में आपातकाल लागू हो तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो शक्ति है, वह शक्ति आपका छीण नहीं की जा सकती। लेकिन कौन कौन सी शक्तियां, वहीं आपका अब अलग से देखना है। ध्यान से देखिए, बिहार में फिर एक क्वेश्चन बना था भाई कि इमर पहले तो आपात की घोषणा देखिए, तब तो बताया जाए, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। पहले डिटेल में देखिए भाई, आपात की उद्घोषणा यानी कि इमरजेंसी क्या डिक्लेरेशन। अब पहला आपका परिभाषा इसकी हम देखते हैं अनुच्छेद 318 के किस में, नहीं 366 के किस क्लाज में? 18। इसके बाद आप पढ़िएगा 352 का क्लाज 1 पढ़िएगा, अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा लिख लें पहले। इसके बाद 356, 360 हम बताएंगे। इसके बाद जो हम बताएंगे अनुच्छेद 20 बताएंगे, 21 बताएंगे, 32 बताएंगे और 226। पहले आपात की उद्घोषणा देखिए भाई। देखिए, राष्ट्रीय आपात या आपात की उद्घोषणा, आपात मतलब कि गंभीर काल आ गया, संकट काल आ गया, जिसे कहा जाता है ना कि आपातकाल आ गया, संकट काल आ गया, और इस समय बस भी बंद है, ट्रेन भी बंद है, तो कहाँ आपका घर पहुँचने वाले कहाँ मानते हैं? 2-2 हज़ार किलोमीटर लोग क्या चल दिए थे कोरोना काल में? पैदल। इतिहास गवाह है। तमाम आपका लोग किसी तरह मैंने गिर पड़कर कहाँ पहुँचे? अपने घर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि शहर से भागे गांव याद आया। यानी कि जिस गांव की लोग खूब बुराई करते थे, वही गांव अंत में क्या किया? शरण दिया। उसी प्रकार हमारी भी बुराई ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन जब थक हार जाते हैं तो हमें तो पता ही लगता रहता है, थक हार कर यहीं आते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते किसी को। बुराई कर रहा है इसका मतलब कि आपका प्रचार कर रहा है। तो कई लोग तो जासूसी करने आए, इतिहास गवाह है। आपका 20-25 लोग ऐसा किए। कई लोग जासूसी करने आए, हम तो भाई पहचानते नहीं, न पूछते हैं किससे कहाँ से आए हो, पीछे बैठे 2 दिन जासूसी किए और तीसरे दिन एडमिशन लेकर पढ़ने लगे। और 4-5 माह बाद लोग हमें बताए कि ये कहाँ से आ गया। हम कहे कि क्या हुआ? तो वो लोग बताए उनके साथी कि ये तो इस कोचिंग से आपके यहाँ जासूसी के लिए भेजा गया। हम तो कहे कि ये अंधभक्त बन चुका है, अब क्या किया जाए? तो हुआ कि सतर्क रहिएगा। तो हम कहे कि हम तो सबसे सतर्क रहते हैं, एक से नहीं सबसे रहना है। तो फिर एक बार देखिए भाई, अनुच्छेद 366 का अब याद करके जाइएगा। आपात की उद्घोषणा कहाँ परिभाषित है? तो 366 के किस खंड में? 18। आपात की उद्घोषणा का मतलब क्या हुआ? तो अनुच्छेद 352 के क्लाज 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा
की गई उद्घोषणा। ये अब इसी में भरमा दिया था क्वेश्चन। आपात की उद्घोषणा का मतलब देखिए क्या दिया था, 352 के तहत की गई घोषणा, 356 के तहत, 360 के तहत उपर्युक्त सभी। तो जो नए लोग रहते हैं वह उपर्युक्त सभी मार कर आते हैं। उपर्युक्त सभी बिल्कुल नहीं मारना है। आपात की उद्घोषणा का मतलब आप निकालेंगे अनुच्छेद 366 के कहाँ से, और आपात की उद्घोषणा का मतलब ये क्या हुआ, 352 अनुच्छेद के तहत की गई घोषणा। तो 356 न मार दीजिएगा, आपात की उद्घोषणा पूछे, और 360 आपात की उद्घोषणा मतलब क्या, 300। आपात की उद्घोषणा के दौरान भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अब 2 अनुच्छेद इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होंगे, ये बने रहेंगे। बिहार में इस बार क्वेश्चन आया था, कौन कौन से अनुच्छेद आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, तो अनुच्छेद 20 के अधिकार मूल अधिकार, और किसके, 21। तो जब अनुच्छेद 20 और 21 बना हुआ है, तो अगर इसका उल्लंघन आपातकाल में राज्य करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं, 32, और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, अर्थात आपातकाल में भी अनुच्छेद 32 और 226 क्या रहेगा, काम करता रहेगा कि बंद कर देगा, काम करता रहेगा। यहाँ से भी न्यायालयों की आपका स्वतंत्रता आपकी दर्शित होती है। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट आपका शपथ देखा जाए। अब आइए ओथ या शपथ। अब देखिए आपका क्वेश्चन भी बनता रहता है भाई। जहाँ तक शपथ की बात है, पहला क्वेश्चन ये आया कि किस अनुसूची में संविधान के ओथ या शपथ के बारे में प्रावधान किया गया, तो बताइए तो, अनुसूची 1 है कि अनुसूची 2 है कि 3 है कि 4 है, हाँ 3, याद किए रहे कौन सा अनुसूची। अब दूसरा क्वेश्चन आइए, कौन सा, 4-5 क्वेश्चन निकाल लिया जाए संविधान का, ये नहीं कि शपथ पर मामला आया तो छोड़ दिया जाए। कौन सा ऐसा प्राधिकारी है जो शपथ किसी अन्य पद की लेता है, कार्य कोई कार्य मने दूसरा करता है, यानी कि शपथ लिया किसी अन्य के लिए, पद के लिए, और अन्य पद पर कार्य करता है, तो वह भारत का उपराष्ट्रपति है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। शपथ लेता है उपराष्ट्रपति के रूप में, और कार्य किस रूप में करता है, राज्यसभा के सभापति। ये याद रखिए, जो आपका टीजीटी पीजीटी में पूछा गया कि किस प्राधिकारी के शपथ का मॉडल, मॉडल मतलब प्रारूप या फॉर्म या नमूना, तृतीय अनुसूची में नहीं है। तो फिर एक बार याद रखिए, अब इसके लिए आपको अनुच्छेद देखना पड़ेगा कि किन अनुच्छेदों में क्या मॉडल दिया गया है कि नहीं। तो पहले तो राष्ट्रपति आइए, राष्ट्रपति किस प्रारूप में अपने पद की ओथ लेगा, ये तृतीय अनुसूची से गवर्न नहीं होगा, ये अनुच्छेद से गवर्न होगा। अनुच्छेद आपका 60 में होना चाहिए, देखते हैं भाई आपका 60 है ना। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है, यानी कि तृतीय अनुसूची में एक पहले जान लीजिए कि किसके आपका शपथ का प्रारूप नहीं दिया गया है, राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो कम से कम वह अनुच्छेद याद रखिएगा एक एक करके, किस अनुच्छेद में आपका
माने 60। इसके बाद दूसरा प्राधिकारी है गवर्नर। राज्यपाल के भी शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में न देकर अनुच्छेद 159 में दिया गया है। तो दो कम से कम भाई याद रखिए। देखिए फिर हम बता रहे हैं आपका राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसके लिए मॉडल कहाँ दिया गया है, धारा 60 में। और राज्यपाल जो शपथ लेता है उसके लिए मॉडल किस नहीं, धारा नहीं, अनुच्छेद भाई किस अनुच्छेद में किया गया है, 159। इसके अलावा अन्य लोगों के शपथ का जो प्रारूप है जो संवैधानिक इत्यादि पद पर है उनके लिए मॉडल कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा किस अनुसूची में, तृतीय। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वह जब शपथ लेते हैं तो शपथ उनको राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति कराता है, यानी शपथ दिलवाता है, या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। तो अब आपको ये जानना है कि जब ये लोग शपथ लेते हैं तो ये लोग किस बात की शपथ लेते हैं, यानी कि शपथ में आपका क्या बोलते हैं। तो जो बोलते हैं लास्ट में एक बार हम भी बोल रहे हैं, शपथ नहीं ले रहे हैं भाई, बता रहे हैं। उच्च न्यायालय के लिए अलग दिया गया है, एक सेकंड भाई। आज 4 में दिया गया है भाई। देखिए आपका तीसरी अनुसूची के फोर्थ में, यानी कि फर्स्ट 1 2 3 4 5 लिखा है, तो किस में दिया गया है, आपका 4 में। देखिए 4 में क्या लिखा है, तीसरा अनुसूची में 1 2 करके लिखा है चौथे कॉलम में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज शपथ लेते हैं तो क्या बोलते हैं, देखिए। मैं अमुक, अमुक मतलब अपना नाम, जो उनका नाम रहेगा, मैं अमुक जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति लेंगे तो मुख्य न्यायमूर्ति बोलेंगे, या अन्य न्यायमूर्ति लेंगे तो न्यायाधीश, नियुक्त हुआ हूँ। और कि मैं, मैंने यह कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैंने आपका ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, दोनों में से कोई एक आप बोलिए। क्यों दोनों रखा गया ये पहले देखिए। ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्य निष्ठा से ये प्रतिज्ञान करता हूँ, ये दोनों शब्द इसलिए रखे गए कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। हो सकता है कोई ईश्वर को माने तो कोई ऐसा भी हो जो ईश्वर को न माने। तो अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर को साक्षी मानकर हम शपथ लें तो वह भी आपका विकल्प है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ। और नास्तिक हैं तो आपके पास विकल्प है कि मैं सत्य निष्ठा से क्या करता हूँ, प्रतिज्ञान। ईश्वर का नाम ही न लीजिए भाई, भगवान का नाम लेने की संविधान में बाध्यता नहीं है। ये शपथ में भी अगला देखिए कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, यानी कि पूरी तरह संविधान में मैं आस्था रखूंगा, अर्ध रूप से कि पूरी तरह। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, यानी कि आपका ये भी आपका टीजीटी में पूछा गया है कि जो ये भारत की एकता और अखंडता जो ये प्रावधान है ये कब जोड़ा गया आपका, कि मैंने एकता अखंडता। तो भाई याद रखिए ये 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी में। ये टीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है, कब जोड़ा गया, तो 16वें द्वारा, आपका 1963। आगे देखिए, तथा मैं सम्यक प्रकार से, सम्यक मैंने उचित प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक, यानी कि श्रद्धा पूर्वक यानी कि आपका, तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से
अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, यानी कि मैं किसी से डरूंगा नहीं, ये भी शपथ ली जाती है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं, आपका मैंने भयभीत होकर नहीं। इसके बाद दिया है आपका पक्षपात, यानी कि जितने हमारे विरोधी वकील थे या जो भी नेता परेता थे, जब मैं न्यायाधीश बन गया तो मैं बायस नहीं करूंगा, यानी कि निष्पक्षता से मैं क्या करूंगा, कार्य। अनुराग या द्वेष के बिना, अनुराग मतलब क्या हुआ, प्रेम, और द्वेष माने दुर्भावना, यानी कि किसी के प्रति, चाहे नेता हो परेता हो, किसी भी साथी के प्रति न तो मैं द्वेषवश निर्णय दूंगा, न प्रेमवश निर्णय दूंगा। हमारा निर्णय क्या होगा, निष्पक्ष, और क्या होगा, स्वतंत्र, पक्षपात रहित होगा, के बिना पालन करूंगा। और मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। मर्यादा मतलब लगातार बताया जा रहा है, मर्यादा मतलब सीमा, सीमा माने लिमिटेशन, यानी कि जो संविधान में हमारे ऊपर क्या लगाई गई है, सीमा, या कानून द्वारा लगाई गई है, मैं उसका उल्लंघन नहीं करूँ। तो आइए लास्ट में संविधान और कानून की एक सीमा बता दिया जाए। आपको बताया भी गया है निर्भया कांड में, सीमा हम बता चुके हैं। आपका साम्य के सिद्धांत को पहले देखिए। साम्य विधि का अनुगामी होता है, अंधभक्त होता है, परम भक्त होता है। साम्य ने कभी भी, मैं बता चुका हूँ, कानून का उल्लंघन किया कि नहीं किया, नहीं किया। तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट भी कानून की सीमा से क्या है, बात, भाई शपथ ली गई है कि मैं कानून की मर्यादा का उल्लंघन, यानी कि कानून को तार तार करके, कानून को न मानते हुए मैं निर्णय नहीं दूंगा। मैं जो भी निर्णय दूंगा कानून का क्या करते हुए, पालन, और कानून की क्या रहते हुए, सीमा में। तो जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, लास्ट में हम उदाहरण बता दें क्योंकि अब ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। लास्ट में वही एक उदाहरण बताना है कि मर्यादा का उल्लंघन न हो। आइए, निर्भया कांड में आपका जो अभियुक्त जो बालक था, आपका बालकों के लिए जुनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम सन 2000 के तहत ये प्रावधान था कि अगर कोई 18 वर्ष से कम का बालक है, कोई भी अपराध करता है, तो अधिकतम सजा सुधार गृह होगी 3 साल, और आवश्यकता है तो 1 साल किसी सामाजिक संगठन के अंडर में रखा जा सकता है। तो कितने साल आप बंद करके रख सकते हैं, 4। आपका जो माइनर था, जो सबसे क्रूरता बरता था ज्यादा, 4 साल बाद वह रिहा हो जाता है। तो निर्भया के माता पिता पहुंचते हैं उच्चतम न्यायालय में कि हजूर ये सबसे खतरनाक अपराधी हैं, सबसे ज्यादा क्रूरता बरता है, और ये तो 4 साल बाद आपका छूट गया, समाज में रहेगा। ये तो अन्याय होगा निर्भया के प्रति, कोई तो उपाय करिए ताकि ये कहाँ रहे, जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हम भी विधि के न्यायालय हैं, विधि की मर्यादा को मानते हैं, हम विधि का उल्लंघन नहीं कर सकते। जब कानून में आपका 4 साल ही निर्धारित है, तो हम एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम भी आर्टिकल 21 से क्या हैं, बधे हैं, अनुच्छेद 20 से बधे हैं। और जो कानून है उसमें जो सजा है, हम एक दिन भी उससे अधिक सजा देने का हक नहीं रखते। हमारे माने हमारे पर भी कानून द्वारा क्या लगा दी गई है, मर्यादा। और मैं शपथ भी लिया हूँ कि मैं कानूनों की सीमा में रहकर ही, संविधान की सीमा में रहकर ही जो भी कार्य करूँगा करूँगा। इस प्रकार लास्ट लाइन ये आया कि उपर्युक्त निम्नलिखित प्रावधानों से ये सुनिश्चित होता है कि भारत की न्यायपालिका आज भी स्वतंत्र और क्या है, तो इतना तर्कों के तीर चलाना है। तो अगला क्लास कल चलेगा भाई। अब
कल अगला क्लास चलेगा, पहले लिखवा दिया जाएगा तब आपका लेक्चर आगे